मौत का खेल भाग 1। फार्म हाउस। दिसंबर महीने की आखिरी रात थी, यानी 31 दिसंबर की तारीख थी। आज गजब की सर्दी थी। कोहरा भी इस कदर था कि कुछ फीट की दूरी पर भी चीजें नजर नहीं आ रही थीं। 31 दिसंबर की रात हमेशा ही 3 तरह से गुजरती हैं। असहाय लोगों के लिए हर दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर जैसा ही होता है। मिडिल क्लास घर में टीवी देखते हुए नए साल का इंतजार करता है और उच्च वर्ग 31 दिसंबर की शाम रंगीन बनाने के लिए वह पैसा पानी की तरह बहाते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग तो विदेश या किसी हिल स्टेशन का रुख करते हैं। राजधानी के 5 स्टार होटल बुक होते हैं या फिर किसी फार्म हाउस पर महफिल सजाई जाती है। राजधानी से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर ऐसे ही एक फार्म हाउस पर 31 दिसंबर की नाइट के सेलिब्रेशन के लिए शहर भर के रईस और अहम हस्तियां जुटी थीं। इस फार्म हाउस का नाम शरबतिया था। इस अजीब नाम के पीछे एक किस्सा बयान किया जाता है। कहते हैं कि इस फार्म हाउस के मौजूदा मालिक के दादा धनेश चंद्र ने एक फकीर को गर्मी की तपती दोपहरी में तुखबालंगा का शरबत पिलाया था। इस नवाजिश से फकीर इस कदर खुश हुआ था कि उसने उन्हें दिल खोलकर दुआएं दी थीं। मशहूर है कि इससे इस परिवार के दिन बदल गए और यह देखते देखते ही देश के बड़े बिजनेसमैन बन गए। हालांकि विरोधी एक अलग ही किस्सा सुनाते हैं। उनके मुताबिक इनके खानदान में कई पीढ़ी पहले एक शख्स की रखैल का नाम शरबतिया था। वह जानी मानी तवायफ थी। उसके पैसों से ही यह लोग अमीर होते चले गए। जो भी हो, लेकिन इस खानदान के लोग तभी से अपने नाम के साथ सरनेम शरबतिया लगाने लगे। शरबतिया हाउस एक पुराने तौर तरीके की बड़ी सी कोठी थी। कोठी के मौजूदा मालिक राजेश शरबतिया ने कोठी की बनावट में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। उसने बस इसे अंदर से आधुनिक बनाने के लिए कुछ मामूली बदलाव किए थे, जिनमें ज्यादातर बदलाव सजावटी ही थे। यह कोठी 2 मंजिला थी। दोनों मंजिलों को मिलाकर इसमें 25 कमरे थे। नीचे की मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल था और 15 कमरे थे। हॉल 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्से में पार्टी के लिए पूरा इंतजाम था और दूसरे हिस्से में डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। हॉल की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि डाइनिंग टेबल पर एक साथ 70 से ज्यादा लोग खाना खा सकते थे। दूसरा हिस्सा थोड़ा बड़ा था। इसमें 150 लोग एक साथ पार्टी कर सकते थे। कोठी फार्म हाउस के बीचों बीच बनी हुई थी। मेन गेट से कोठी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। फार्म हाउस के आधे हिस्से में खेती होती थी और आधा हिस्सा पेड़ों से भरा हुआ था। कभी यह पूरा इलाका ही जंगल था। बाद में पेड़ों को साफ करके आधे हिस्से में खेती कराई जाने लगी। यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती थी। इनमें सब्जियां भी उगाई जाती थीं। उधर जंगल में तमाम तरह के शाकाहारी जानवर भी विशेष तौर पर पाले गए थे। जंगल के बीच एक झील भी थी, जिनमें आबी परिंदे, जलीय पक्षी हर सर्दी में बड़ी तादाद में आते थे। चूंकि राजेश शरबतिया खुद शाकाहारी थे, इसलिए यहाँ शिकार नहीं होता था। पूरा फार्म हाउस ऊंची बाउंड्री से घिरा हुआ था, इसलिए कोई बाहरी भी अंदर नहीं आ सकता था। शरबतिया हाउस में यूं तो पूरे साल छोटी छोटी पार्टियां होती रहती थीं, लेकिन साल में 2 बार बड़ी पार्टी होती थी। एक तो सावन में और दूसरी 31 दिसंबर की रात में। सावन में यहाँ पेड़ों पर बड़े बड़े झूले पड़ते थे। 20 से 25 किस्म की पकौड़ियां बनाई जाती थीं। इस पार्टी में लोग जमकर बारिश में भीगते थे। डांस होता था। लोग जंगल की मिट्टी में लस्तपस्त हो जाते थे। खूब रास रंग होता था। शरबतिया हाउस की पार्टी पूरी राजधानी में मशहूर थी। शहर की तमाम शख्सियतों की ख्वाहिश रहती थी कि कभी उन्हें भी शरबतिया हाउस की पार्टी में शामिल होने का मौका मिले। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ परोसी जाने वाली तमाम तरह की महंगी शराब थी। कुछ तो ऐसी थीं जो पूरी राजधानी में सिर्फ शरबतिया हाउस में ही परोसी जाती थीं। इन महंगी शराब के जायके के लोग दीवाने थे। आज की पार्टी में भी तमाम देशों की बेहतरीन शराब मौजूद थी। इनमें पुर्तगाल की महंगी शराब भी शामिल थी। कुछ तो इतनी महंगी थीं कि एक बोतल के पैसों में एक मिडिल क्लास नौजवान की शादी हो जाए।
इनमें लकड़ी के पीपे में भरकर 20 साल तक जमीन में दफन कर कल्चर की गई शराब से लेकर लेक में कल्चर की गई शराब तक शामिल थीं। शराब को लेकर यह मुहावरा गलत है, नई बोतल में पुरानी शराब, जबकि हकीकत यह है कि पुरानी यानी एज की हुई शराब ज्यादा महंगी होती है, कई बार करोड़ रुपए में भी। शरबतिया हाउस पर आज 31 दिसंबर की रात में होने वाली पार्टी में चुनिंदा लोग ही बुलाए गए थे। इनमें शहर के अमीर तरीन लोग ही नहीं थे, बल्कि कई बड़ी शख्सियतें भी शामिल थीं। सभी को रात 8 बजे तक पहुंचने का इनविटेशन दिया गया था। चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी और कोहरा भी था, तो ज्यादातर लोग रात 9:30 बजे तक ही पहुंच सके थे। ठीक रात 10 बजे पार्टी शुरू हो गई। मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। अब किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। हॉल के एक हिस्से में कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो कुछ लोग आपस में गुफ्तगू में मशगूल थे। सभी के हाथों में ग्लास था। शराब सर्व करने के लिए कोई वेटर नहीं था। हॉल के एक हिस्से में ही बार था। वहां साकी सभी को शराब सर्व कर रहा था। महफिल में तमाम महिलाएं भी शामिल थीं। शरबतिया हाउस के बाहर इस वक्त 3 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन हॉल के भीतर का तापमान तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस था। मर्द जहां अपने 3 पीस में ही नजर आ रहे थे, वहीं महिलाओं ने अपने गर्म कोट उतारकर स्टैंड पर टांग दिए थे। वजह साफ थी, गर्म कोट उनके खूबसूरत कपड़ों को और नुमाइश करते जिस्म को ढक रहे थे, जो इन महिलाओं को एकदम पसंद नहीं था। यूं तो पार्टी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महिलाएं और लड़कियां थीं, लेकिन महफिल की जान तो रायना ही थी। वह एक साइंटिस्ट की वाइफ थी। उम्र यही कोई 19 से 20 साल थी। साइंटिस्ट और उसकी उम्र में तकरीबन 40 साल का फर्क था। साइंटिस्ट डॉक्टर वरुण वीरानी ने उम्र के आखिरी हिस्से में शादी की थी। डॉक्टर वीरानी की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बड़ी डैशिंग थी। वह इस उम्र में भी 30 से 32 साल का जवान मालूम होता था। पति पत्नी में गजब की बॉन्डिंग थी। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे। आज भी रायना वरुण के साथ ही चिपकी घूम रही थी। कई बार वरुण ने उसे टोका तो वह डांस फ्लोर की तरफ चली गई। फ्लोर पर हर कोई उसके साथ डांस करने को बेकरार था। रायना की खूबसूरती ही उसे हर दिल अजीज बनाती थी। मर्दों के बीच वह बॉर्बी डॉल के नाम से जानी जाती थी। तराशे हुए बदन के साथ ही उसके नयन नक्श भी किसी रबर की गुड़िया से तराशे हुए थे। आंखें नीली थीं और निहायत ही बड़ी थीं। उसने इस वक्त काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। इसमें वह बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। तमाम मर्द रायना की इसी खूबसूरती की वजह से डॉक्टर वरुण से रश्क करते थे। कई तो यह मानते थे कि राजेश शरबतिया उसे बुलाते ही उसकी खूबसूरत बीवी की वजह से हैं। रात के 10:30 बज चुके थे। महफिल शबाब पर थी। तभी माइक पर राजेश शरबतिया की आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मिसेस वीरानी से दरख्वास्त करूंगा कि वह कोई नगमा पेश करें। राजेश की आवाज सुनते ही डांस फ्लोर पर नाच रहे तमाम लोगों के पैर रुक गए। वह अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। उनमें रायना भी थी। राजेश शरबतिया ने उसे स्टेज पर रोकते हुए कहा, आप वहीं रुकें। राजेश ने आगे बढ़कर उसके हाथों में माइक पकड़ा दिया। रायना ने डॉक्टर वरुण वीरानी की तरफ देखा। उसने इशारों में उसे गाने की इजाजत दे दी। तभी मंच पर पहुंचकर एक नौजवान ने इलेक्ट्रिक गिटार संभाल लिया। माहौल में गिटार की हल्की मधुर आवाज गूंजने लगी। गिटार बजाने वाला यह युवक अबीर था, नवदौलतिया था। वह देखते ही देखते अरबों का मालिक हो गया था। दरअसल उसने बिटकॉइन में उस वक्त पैसे लगाए थे जबकि वह लॉन्च हुई थी। 10 साल बाद ही उस पर पैसों की बरसात शुरू हो गई थी। उसके बाद उसने हीरों के एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया था। पुराने रईस उसे कम ही पसंद करते थे, लेकिन वह राजेश शरबतिया का अजीज था। यही वजह थी कि शरबतिया हाउस की हर पार्टी में वह मौजूद होता था। कुछ वक्फे बाद रायना की आवाज गिटार के सुरों के साथ जुगलबंदी करने लगी। वह अंग्रेजी गाना माय हार्ट बीटिंग गा रही थी। कहा जाता है कि खूबसूरत लड़कियों की आवाज मधुर नहीं होती है। रायना इसका अपवाद थी। वह खुद जितनी खूबसूरत थी, उसकी आवाज भी उतनी ही अच्छी थी।
रायना की आवाज से महफिल मदहोश हो गई। अलबत्ता पार्टी में शामिल तमाम महिलाओं के दिल जले जा रहे थे। इसी बीच एक महिला ने पूरा पैक डॉक्टर वरुण वीरानी पर उंडेल दिया। ऐसा उसने जानबूझकर किया था, लेकिन उसने ठोकर लगने का बहाना बनाया था। इस हड़बड़ाहट में डॉक्टर वीरानी के हाथ का जाम भी उस महिला पर गिर पड़ा था। नतीजे में महिला डॉक्टर वीरानी पर नाराज हो गई थी। डॉक्टर वीरानी ने महिला को सॉरी कह दिया था। इसके बावजूद महिला उसे घूरते हुए चली गई। यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। बस करीब के कुछ लोग ही यह घटना देख पाए थे। महिला के जाने के बाद डॉक्टर वीरानी ने टिश्यू से अपने कपड़े साफ कर लिए थे। उधर कोठी से कुछ दूर जंगल में दो साये तेजी से बाउंड्री वाल पर चढ़े थे और फिर नीचे कूद गए। उनमें से एक के हाथ में राइफल थी। वह जंगल में कुछ दूर आगे बढ़े, फिर राइफल वाले ने ट्रिगर दबा दिया। इसके साथ ही एक भारी चीज गिरने की आवाज कोहरे भरी रात में दबकर रह गई। जिस तरह से राइफल की आवाज माहौल में डूब गई थी। महिला ने डॉक्टर वरुण वीरानी पर शराब क्यों गिराई थी? जंगल में किसे मार दिया गया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 2। अकेलापन। 31st नाइट का इंतजार तो सार्जेंट सलीम को भी था। 31 दिसंबर को दोपहर का खाना खाकर वह कमरा बंद करके सो गया। सोने से पहले उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। कानों में रुई ठूंस ली। कोशिश थी कि किसी तरह की आवाज उसके कानों में न जाने पाए, जिससे नींद में खलल पड़े। दोपहर का खाना सार्जेंट सलीम ने खुद बनाया था। वह जाने कहां से चौलाई का साग ले आया। उसने साग को मक्खन से बघार कर खुद बनाया था। इसके साथ ही उसने मक्के की रोटियां सेंकी थीं। रोटियां गोल तो नहीं बन सकी थीं, लेकिन ऐसी बुरी भी नहीं थीं। नौकर झाना ने चौलाई का साग खाने से साफ मना कर दिया था। सार्जेंट सलीम ने वजह पूछी तो उसने बताया कि चौलाई का साग घूर पर मूत्र विसर्जन करने से उगता है। मूत्र विसर्जन उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। उसकी बात पर सार्जेंट सलीम काफी देर तक हंसता रहा। बाद में उसने समझाया कि सुकरात के जमाने में माना जाता था कि पसीने से भीगी कमीज और गेहूं की बाली को 21 दिनों के लिए बक्से में बंद करके रख दिया जाए तो वह चूहा बन जाता है। सलीम की बात सुनने के बाद भी झाना को यकीन नहीं हुआ था। उसने पलटकर कहा था, बड़े बूढ़ों ने यह बात ऐसे ही थोड़े न कही होगी। मैं तो हाथ भी न लगाऊंगा चौलाई को। मक्खन में डूबी मक्के की रोटी और चौलाई का साग खाने के बाद सलीम सोने चला गया था। शाम को जब वह उठा तो पता चला कि सोहराब कुछ देर के लिए आया था, लेकिन कुछ देर लाइब्रेरी में बैठकर फिर कहीं चला गया। सलीम तैयार होकर होटल सिनेरियो रवाना हो गया। वह रास्ते भर सोचता रहा कि अकेले कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा। बिना किसी महिला दोस्त के पार्टी में जाना उसे यूं लगता था जैसे मातम मनाने आया है। दोपहर को जब वह शॉपिंग करने मॉल गया था तो वह काफी देर सेल्स गर्ल को अपने साथ 31st नाइट की पार्टी में चलने के लिए मनाता रहा। लड़की काफी खूबसूरत थी और उसमें गजब की मासूमियत भी थी। लड़की ने बड़ी शालीनता से माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बात खत्म कर दी थी। सलीम भी गेट वेल सून कहकर चला आया। अब वह अकेले बकौल उसके होटल सिनेरियो मातम मनाने जा रहा था। हालांकि वह सलीम था। उसे होटल में अपने लिए कोई न कोई साथी ढूंढ ही लेना था। होटल सिनेरियो की आज की थीम थी हॉट पिंक। संगमरमर से बने होटल के फ्रंट पर हॉट पिंक कलर की रोशनी डाली जा रही थी। इससे उसका रंग बदल गया था। रास्ते में रखे गमलों में हॉट पिंक कलर के फूल खिलखिलकर खिलखिला रहे थे। गेट खोलने वाले दरबान ने भी हॉट पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। कपड़ों के बीच में ब्लैक कलर से मैचिंग की गई थी। आज की पार्टी ओपन फॉर ऑल नहीं थी। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इनविटेशन दिया गया था। सार्जेंट सलीम भी यहाँ का पुराना कस्टमर था। पार्टी में आने वाले कस्टमर को हफ्ते भर पहले ही थीम के बारे में बता दिया गया था। जब वह बड़े से डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो वहाँ का नजारा काफी खुशनुमा था। पूरा हॉल हॉट पिंक से भरा हुआ था। खूबसूरत लड़कियां हॉट पिंक कलर में परियां लग रही थीं। कुछ नौजवानों ने भी इसी कलर का सूट पहन रखा था। सलीम को हॉट पिंक कलर की पूरी ड्रेस मुनासिब नहीं लगी थी।
उसने ब्लैक सूट पर हॉट पिंक कलर की बो लगा रखी थी। सार्जेंट सलीम ने गेट पर खड़े होकर एक भरपूर नजर डाइनिंग हॉल पर मारी और फिर बड़े आराम से टहलते हुए अपनी रिजर्व सीट तक पहुंच गया। आज उसकी चाल में ऐसा रोबदाब था जैसे वह किसी स्टेट का प्रिंस हो। वह अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गया। इस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे। आज यहाँ अफ्रीकन डांस रक्स शर्की पेश किया जाने वाला था। 31st नाइट के लिए यह स्पेशल प्रोग्राम था। रक्स शर्की रात 10 बजे से शुरू होना था। अभी 1.5 घंटा बचा हुआ था। सार्जेंट सलीम के बैठते ही वेटर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने वेटर से 2 हॉट कॉफी लाने के लिए कहा। वेटर सार्जेंट सलीम को पहचानता था। उसने बेतकल्लुफी से पूछा, आज आप अकेले ही? 1 मग तुम्हारे लिए, सार्जेंट सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। सर मैं ड्यूटी पर हूँ, वेटर ने धीमी आवाज में कहा। अबे शराब पीने को नहीं कह रहा हूँ, सलीम ने वेटर को डपटते हुए कहा। वेटर हंसते हुए चला गया। सार्जेंट सलीम ने जेब से पाइप निकाल लिया और उसमें वान गॉग तंबाकू भरने लगा। वान गॉग पाइप में पीने वाली खुशबूदार तंबाकू होती है। मशहूर पेंटर वान गॉग के नाम पर इस तंबाकू का नाम पड़ा है। वान गॉग भी पाइप पीने के शौकीन थे। सार्जेंट सलीम के पास इन दिनों ज्यादा काम नहीं था। ऑफिस जाता और वहां से आकर अक्सर मटर गश्ती करने निकल जाता था। कोई जिम्मेदारी थी नहीं। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने भी उसे छुट्टा छोड़ रखा था। सोहराब को यकीन था कि सलीम कभी अपनी हदें पार नहीं करेगा और न कभी उसे सलीम से कोई शिकायत ही हुई थी। थोड़ा लापरवाह था, लेकिन काम के वक्त हमेशा पूरी जिम्मेदारी निभाता था। सलीम पाइप के हल्के हल्के कश लेता रहा। उसे थोड़ी बोरियत होने लगी थी। वह अकेलेपन से बहुत घबराता था। उसके मुताबिक वह शाम बड़ी मनहूस होती है जिसमें आप अकेले होते हैं। वह बैठा यही सब कुछ सोचता रहा, तभी वेटर कॉफी लेकर आ गया। वेटर कॉफी रखकर जाने लगा। सलीम ने उसे डपटते हुए कहा, बैठ जाओ चुपचाप। सर ड्यूटी, वेटर ने धीमी आवाज में घिघियाते हुए कहा। नहीं बैठे तो मैं मैनेजर से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर दाएं बाएं देखते हुए चुपचाप बैठ गया। वह थोड़ा डरा हुआ सा था। कुछ लोग अजीब नजरों से सलीम और वेटर को देख रहे थे। पैसे वालों की दुनिया में सब कुछ फिक्स होता है। जरा सा भी इधर उधर हुआ तो उनकी सोसाइटी की इमारत हिलने लगती है। इस वक्त भी वेटर का सलीम के साथ बैठना कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगा था। सार्जेंट सलीम ने वेटर के लिए कॉफी बनाते हुए पूछा, सर चीनी कितनी? उसकी इस बात पर वेटर का मुंह इस कदर उतर गया कि जैसे रो देगा। जब सलीम ने दोबारा पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से कहा, दो। सलीम ने कॉफी का मग उसके आगे रखने के बाद अपने लिए कॉफी बना ली। वेटर ने जल्दी जल्दी काफी हलक में उंडेली और उठकर भाग खड़ा हुआ। उसे डर था कि अगर होटल के किसी स्टाफ ने उसे ऐसा करते देख लिया तो उसकी शामत आ जाएगी। कॉफी खत्म करके सलीम ने एक भरपूर नजर फिर से डाइनिंग हॉल पर डाली। सलीम की सीट के बगल में एक खूबसूरत लड़की अकेले बैठी हुई थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी रिस्ट वॉच देख लेती थी। कभी कभी उसकी नजर डाइनिंग हॉल के बड़े से दरवाजे की तरफ भी उठ जाती थी। उसने अब तक कई बार किसी को फोन डायल किया था, लेकिन हर बार वह निराश होकर फोन रख देती थी। शायद दूसरी तरफ से फोन पिक नहीं हो रहा था, या फिर स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल था। सार्जेंट सलीम की नजरें उस लड़की पर जम गई थीं। वह उसकी परेशानी देखकर इतना तो समझ गया था कि उसे किसी का बेसब्री से इंतजार है। झगड़ा। डॉक्टर वरुण वीरानी ने टिश्यू पेपर से कपड़ों पर गिरी शराब साफ कर ली थी। हालांकि शराब ने अपना धब्बा उनके कीमती सूट पर छोड़ दिया था। पार्टी में मौजूद एक व्यक्ति तेजी से उसके पास आया और पूछने लगा, क्या मामला है मिस्टर वीरानी? कुछ खास नहीं, डॉक्टर वीरानी ने बात को टालते हुए कहा। पार्टियों में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। अभी यह बात हो ही रही थी कि वह महिला फिर से पलट पड़ी और डॉक्टर वीरानी से तेज आवाज में कहा, एक तो मेरे ऊपर शराब उंडेल दी और अब मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ।
आपको शायद गलतफहमी हुई है, डॉक्टर वीरानी ने महिला को समझाते हुए कहा। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। महिला की आवाज सुनकर कुछ और लोग जमा हो गए और वह उस महिला को समझाकर वहाँ से हटा ले गए। महिला की उम्र 24 से 25 साल थी। वह एक बड़े बिजनेसमैन की दूसरी बीवी थी। उसका नाम वनिता था। यूं वह काफी खुशमिजाज मानी जाती थी, लेकिन आज जाने क्यों वह उलझ पड़ी थी। रायना ने अपना नगमा पूरा किया तो हाल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कुछ लोगों ने एक और नगमे की फरमाइश की, लेकिन रायना ने बड़ी खूबसूरती से उन्हें टाल दिया। उसने कहा, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं, पूरी रात पड़ी है, फिर गा लेंगे। वह स्टेज से उतरकर सीधे डॉक्टर वीरानी के पास आई और उन्हें परेशान देखकर उनका हाथ पकड़कर थोड़ा दूर अलग लेकर चली गई। डार्लिंग, तबीयत तो ठीक है न तुम्हारी? परेशान क्यों लग रहे हो? कपड़े को भीगा देखकर उसने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? क्या वाइन गिरा ली? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस किसी से टकरा गया था तो शराब छलक पड़ी, डॉक्टर वीरानी ने कहा। जरूर वह कोई लड़की होगी। तुम बहुत नॉटी हो, रायना ने उसे आंख मारते हुए कहा। तुम भी न, डॉक्टर वीरानी ने कहा। हम अलग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा। चलो लोगों के बीच चलते हैं। पार्टी पूरे शबाब पर थी। लोग छोटे छोटे गुटों में खड़े गपिया रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में लोगों के ठहाके सुनाई दे रहे थे। कुछ महिलाएं एक अलग ग्रुप में गॉसिप में मशगूल थीं। अचानक पूरे हाल में अंधेरा छा गया। होटल सिनेरियो में मौजूद लड़की को आखिर किसका इंतजार था? पार्टी में अचानक अंधेरा किसने कर दिया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 3। फ्लर्ट। होटल का डाइनिंग हॉल धीरे धीरे भरता जा रहा था। नहीं आ रहा था तो उस लड़की का कोई अपना, जिसके लिए वह इस कदर बेचैन थी। उसने एक बार फिर गेट की तरफ देखा और अपनी कलाई घड़ी पर भी तुरंत ही नजर डाली। फोन करने के लिए उसने अपना मोबाइल उठाया, फिर झुंझलाकर उसे रख दिया। सलीम उठकर लड़की के पास से गुजरा और फिर लौटकर मेज के पास आकर खड़ा हो गया। लड़की ने तुरंत ही चौंककर उसकी तरफ देखा। शायद उसे लगा था कि जिसका उसे इंतजार है वह शख्स आ गया है। सलीम ने बड़ी बेतकल्लुफी से पूछा, पहचाना? लड़की ने उसे अजीब सी नजरों से घूरते हुए जवाब दिया, नहीं। कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना? अरे अभी तो मैं आपके सामने से गुजरा था। सलीम के लहजे में बेतकल्लुफी कायम थी। लड़की ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा, फ्लर्ट कर रहे हो? सलीम ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं, मैं बस आपको हंसता हुआ देखना चाहता था। परेशानी में आप एकदम खूबसूरत नहीं लगती हैं। आप हंस दी, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहने के साथ ही उसने मुड़ने की अदाकारी की। आ ही गए हैं तो बैठ जाइए, लड़की ने हंसते हुए कहा। दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। दोनों हूँ, सार्जेंट सलीम ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। मतलब? लड़की ने आश्चर्य से पूछा। मतलब दिलचस्प भी हूँ और आदमी भी हूँ, सलीम ने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा। लड़की हंसने लगी। सलीम ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम डॉक्टर नो है। मैं उदासी पर रिसर्च कर रहा हूँ। यह कैसा नाम है? लड़की ने ताज्जुब से पूछा। फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे बना रहे हैं? है न? सचमुच मेरा नाम डॉक्टर नो ही है, सार्जेंट सलीम ने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहा। दरअसल जब मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो नोनो करके ही रोया था। इससे लेडी डॉक्टर बहुत खुश हुई। उसने मेरा नाम डॉक्टर नो रख दिया। लड़की ने विजिटिंग कार्ड देखते हुए कहा। लेडी डॉक्टर ने नाम रख दिया। यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यह हमारे परिवार की परंपरा है। हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश कराने वाले डॉक्टर ही बच्चों के नाम रखते हैं, सलीम ने पूरी गंभीरता से लड़की को बताया। लड़की उसे ताज्जुब से देखने लगी, जैसे वह तय करना चाहती हो कि सामने बैठा आदमी सच बोल रहा है या फिर वह क्रैक है। उसे अपनी तरफ देखता पाकर सलीम ने ऐसी सूरत बना ली जैसे अभी रो देगा। उसकी ऐसी सूरत देखकर लड़की की हंसी छूट गई। आपने अपना नाम नहीं बताया अब तक? सलीम ने लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। ओह हाँ,
मेरा नाम शनाया है। लड़की ने सलीम की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सलीम ने उससे हाथ मिलाते हुए पूछा, आप किसका इंतजार कर रही थीं? उसे छोड़िए, शनाया ने कहा। क्या आप वाकई उदासी पर रिसर्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सलीम ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। तभी तो आपको उदास देखकर आपके पास चला आया। और देखिए, आपकी उदासी भी दूर कर दी। इसीलिए पूछा आपसे, शनाया ने कहा। डाइनिंग हॉल से लोग उठकर बालरूम की तरफ जा रहे थे। सलीम भी उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? आप भी चल रही हैं मेरे साथ? सलीम ने उसकी तरफ झुकते हुए रुमानी आवाज में कहा। लेकिन कहाँ? शनाया ने फिर पूछा। बालरूम चलते हैं। मुझे बहुत जोर की डांस आई हुई है, सलीम ने चेहरे पर तकलीफ के भाव पैदा करते हुए कहा। उसकी इस बात पर शनाया हंसने लगी और उठकर खड़ी हो गई। सार्जेंट सलीम शनाया के साथ बालरूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ मधुर संगीत बज रहा था। कुछ जोड़े डांस फ्लोर पर फॉक्सट्रॉट डांस कर रहे थे। सार्जेंट सलीम और शनाया भी उनमें शामिल हो गए। सलीम काफी अच्छा डांस करता था। शनाया उसे तारीफी नजरों से देखे जा रही थी। अब उसे याद भी नहीं था कि वह यहाँ किसके इंतजार में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद पहला राउंड खत्म हो गया। सलीम और शनाया वापस डाइनिंग हॉल की तरफ लौट आए। सलीम ने कुर्सी पर बैठते हुए शनाया से कहा, हमारे पीछे अगर आपका बॉयफ्रेंड आया होगा तो वह लौट गया होगा। आपको कैसे पता कि वह मेरा बॉयफ्रेंड ही होगा? शनाया ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। कोई अपने भाई या अब्बा का तो इस बेसब्री से इंतजार करेगा नहीं, सलीम ने यह बात मुस्कुराते हुए कही। जवाब में लड़की कुछ नहीं बोली। बगल से गुजर रहे वेटर को सलीम ने रोक लिया। उसके बाद उसने शनाया से पूछा, कॉफी का कौन सा टेस्ट लेंगी आप? आयरिश, शनाया ने बताया। सलीम ने वेटर से कहा, एक आयरिश और एक अमेरिकानो। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने नाम के मुताबिक कॉफी भी पसंद करते हो? ऑफ कोर्स, सलीम ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। रात के 10 बज गए थे। डाइनिंग हॉल के स्टेज पर रोशनी हो गई थी और ऑर्केस्ट्रा बजने लगा था। आज यहाँ अफ्रीकन डांस रक्स शर्की पेश किया जाने वाला था। धीरे धीरे बजते ऑर्केस्ट्रा के बीच नर्तकी स्टेज पर थिरकते हुए आ गई थी। सार्जेंट सलीम के अंदाजे के मुताबिक नर्तकी अफ्रीकन न होकर मिस्र की थी। वह काफी खूबसूरत थी। उसने लाल रंग का खास डिजाइन का लहंगा पहन रखा था। यह लहंगा बाईं टांग पर कमर तक खुला हुआ था। उसने एक छोटा सा टॉप पहन रखा था। टॉप इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें पूरी पीठ दिख रही थी। नर्तकी स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। यह एक तरह का अफ्रीकन बैले था। कह सकते हैं कि फ्यूजन था। बैले में जहां सिर्फ कमर को थिरकन दी जाती है, इस डांस में पूरा शरीर ही थिरकता है। हाथों को बैले की स्टाइल में हिलाते हैं। इस डांस की खास बात यह भी है कि इसमें हर कुछ सेकंड के बाद एक राउंड लगाते हैं। वनिता की गुमशुदगी। फार्म हाउस के बड़े से हॉल में अचानक अंधेरा हो जाने की वजह से सन्नाटा छा गया था। यकबैक लोगों की समझ में नहीं आया कि लाइट कैसे चली गई। कुछ सेकंड के बाद हॉल के स्टेज पर गोले की शक्ल में रोशनी पड़ने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे रेंग रही थी। रोशनी के गोले के बीच में एक बड़ी सी गेंद सरकती हुई स्टेज के बीच में आ गई। लोगों ने ध्यान से देखा तो उस पारदर्शी गेंद के भीतर एक लड़की थी। संगीत धीरे धीरे बजने लगा था। साथ ही लड़की के हाथ पैर थिरकने लगे थे। संगीत के तेजी पकड़ते ही लड़की के डांस की स्पीड भी तेज होती जा रही थी। काफी खूबसूरत डांस था। कुछ नौजवान सीटियां बजाने लगे। बिग बॉल्स डांस की यह परफॉर्मेंस 1 घंटे तक जारी रही। रात के बाहर बजने से 10 मिनट पहले लड़की का डांस खत्म हो गया। जिन मेहमानों के जाम खाली हो गए थे, उन्होंने नए पैक थाम लिए थे। घड़ी की सुई धीरे धीरे सरकती जा रही थी। कुछ सेकंड बाद ही घड़ी की सुई अगले साल में प्रवेश करने वाली थी। वह सेकंड भी पूरे हो गए और हॉल हैप्पी न्यू ईयर के गीत से गूंज उठा। लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे थे। इस बीच एक अजीब बात हुई थी। हॉल में सभी मेहमान मौजूद थे सिवाय वनिता के।
ऐसी पार्टियों में कौन इतना ख्याल रखता है कि कौन पार्टी में नहीं दिख रहा है। हालांकि इस बात का एहसास डॉक्टर वरुण वीरानी को हुआ था। डांस खत्म होने के बाद जब हॉल में फुल लाइट जल गई तो उन्हें वनिता कहीं नजर नहीं आई थी। उन्होंने सोचा था कि वॉशरूम गई होगी। जब ठीक बाहर बजे न्यू ईयर का उल्लास शुरू हुआ तब भी वह मौजूद नहीं थी। रात के 12:30 बज रहे थे। मेहमान अब धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे। डिनर शुरू होने वाला था। यह एक बड़ी सी मेज थी। खाना सज चुका था और एक बार में ही सारे मेहमान बैठ चुके थे। डॉक्टर वीरानी को आश्चर्य हुआ कि डाइनिंग टेबल पर वनिता मौजूद थी। एक बार डॉक्टर वीरानी की उससे आंखें भी मिली थीं। वनिता ने तुरंत ही दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। डिनर शुरू हो चुका था। यहाँ भी हंसी ठिठोली जारी थी। कुछ लोग एक दूसरे का मजाक बनाने में भी मसरूफ थे। डिनर के दौरान एक खास तरह की व्हिस्की परोसी गई थी। मैकलन इन ललीक नाम की यह व्हिस्की 3 करोड़ रुपए कीमत की थी। मेहमानों को इसका स्वाद काफी पसंद आया। डिनर खत्म होने के बाद मेहमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब क्या किया जाए। रात के 1:30 बज रहे थे। सर्दी शबाब पर थी और कोहरा भी जबरदस्त था। ऐसे में घर जाने का सवाल ही नहीं था। हालांकि कोठी में सभी के लिए सोने का इंतजाम था, लेकिन कोई भी सोकर रात गुजारने के हक में नहीं था। तभी एक मेहमान ने मशवरा दिया कि क्यों न मौत का खेल खेला जाए। आखिर वनिता कहाँ गायब हो गई थी? मौत का खेल कैसे खेला जाने वाला खेल था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए कुमार रहमान का जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 4। रक्स शर्की और ठरकी। रक्स शर्की अपने दूने टाइम तक चला था। दरअसल उसे 10 बजे शुरू हो जाने के बाद 11:30 बजे तक खत्म हो जाना था। उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था। रक्स शर्की 11:30 बजे खत्म भी हो गया। इसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तौर पर कई छोटे छोटे प्रोग्राम हुए और ठीक 12 बजे एक बहुत बड़ा सा केक काटा गया। कुछ लोगों ने शैंपेन भी खोली थी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद लोगों की मांग पर रक्स शर्की को दोबारा शुरू किया गया। यह 12:15 बजे शुरू हुआ तो रात 2 बजे ही खत्म हो सका। इस दौरान लोगों ने जमकर शराब पी थी। कुछ नौजवान तो स्टेज पर चढ़कर भोंडे तरीके से नाचने भी लगे थे। इस दौरान सार्जेंट सलीम भी अपनी सीट पर जमा रहा था। उसके साथ शनाया भी मौजूद थी। डांस खत्म होने से कुछ पहले सलीम सीट से उठ गया। दरअसल वह भीड़ से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहता था। बाहर जबरदस्त कोहरा पड़ रहा था। नजदीक की चीजें भी नजर नहीं आ रही थीं। कोहरा देखकर शनाया डर गई। उसने कहा, अरे अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं छोड़ देता हूँ आपको घर तक, सार्जेंट सलीम ने कहा। और मेरी कार? शनाया ने बात अधूरी छोड़ दी। वह कोहरे को गौर से देख रही थी। चाहो तो होटल के मैनेजर को कार की चाबी दे दो। वह सुबह आपकी कार घर तक भिजवा देगा, वरना दिन में आकर खुद ले जाना, सलीम ने तजवीज पेश की। मैं खुद आकर ले जाऊंगी। पार्किंग में ही खड़ी रहने देती हूँ। सलीम पार्किंग की तरफ बढ़ गया। वह यहाँ फैंटम से आया था। शनाया बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने शनाया के पास ले जाकर कार रोक दी। शनाया अगली सीट पर बैठ गई। उसने सलीम की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो। भला वह कैसे? सलीम ने विंडस्क्रीन पर नजरें जमाए हुए ही पूछा। वह बहुत एहतियात से और काफी धीमी रफ्तार से कार चला रहा था। सामने 2 मीटर से आगे देख पाना भी मुहाल हो रहा था। इतनी महंगी कार गरीब आदमी थोड़ी न इस्तेमाल करता है। शनाया ने कार के डैशबोर्ड की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। अरे यह तो मेरे मालिक की है, सलीम ने हंसते हुए कहा। मालिक? मतलब? शनाया ने ताज्जुब से पूछा। अरे भाई, मैं जिनके अंडर में उदासी पर रिसर्च कर रहा हूँ। यह कार उन्हीं प्रोफेसर साहब की है, सलीम ने बात बनाते हुए कहा। उन्होंने तुमको चलाने को दे दी? इतनी महंगी कार? शनाया की आवाज में आश्चर्य था। हाँ भाई, इंसान के काम आता है, सलीम ने गंभीरता से कहा। कुछ देर खामोशी रही। उसके बाद सलीम ने टोकते हुए कहा, अपना पता बता दीजिए।
वरना हम पूरी रात यूं ही सड़कों पर भटकते रहेंगे। यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है कि किधर जाना है और किधर मुड़ना है। शनाया ने सार्जेंट सलीम को पता समझा दिया। सलीम कार को धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था। इस रास्ते को वह बखूबी जानता था। गाड़ी तेज चलाना चाहता था, लेकिन डर यह था कि सामने कोई दूसरी गाड़ी न हो। उससे टक्कर होने का खतरा था। कल मुलाकात होगी, सलीम ने पूछा। नहीं, कल मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़े का दिन है, शनाया ने कहा। इट्स ओके, सलीम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। इसके बाद दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद शनाया का घर आ गया। सलीम ने कार रोक दी। शनाया ने कार से उतरते हुए कहा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं कॉफी के लिए नहीं कहूंगी। गुड नाइट, सलीम ने जवाब में कहा और कार तेजी से आगे बढ़ गई। लौटते वक्त कार की रफ्तार जरा तेज थी। गुलमोहर विला पहुंचकर उसने कार को पार्किंग की जगह लॉन में ही छोड़ दिया। इसके बाद वह सीधे अपने कमरे में पहुंचा और बिना कपड़े जूते उतारे कंबल के अंदर घुस गया। कुछ देर बाद उसके खर्राटे सुनाई देने लगे। मौत का खेल। पार्टी में आए लोगों को मुखातिब करते हुए मेजर विश्वजीत ने कहा, अभी रात का तिहाई हिस्सा बाकी है, क्यों न हम सब मौत का खेल खेलें। कुछ मेहमानों को यह पता नहीं था कि मौत का खेल क्या है और कैसे खेला जाता है। डॉक्टर दिनांक ठुकराल ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, मेजर विश्वजीत, यह तो पता चले कि यह खेल कैसे खेलना है। मेजर विश्वजीत ने समझाते हुए कहा, सभी मेहमानों की एक एक पर्ची बनाई जाएगी। एक पर्ची पर कातिल लिखा होगा और दूसरी पर्ची पर जासूस। बाकी सारी पर्चियां सादी होंगी। खेल शुरू करने से पहले सभी एक एक पर्ची उठा लेंगे। जिस भी शख्स को कातिल की पर्ची मिलेगी उसे कातिल का रोल निभाना होगा। इंटरेस्टिंग, एक मेहमान ने कहा। मेजर विश्वजीत ने आगे कहा, सभी अपनी पर्ची एक दूसरे से पोशीदा रखेंगे। खेल में कोठी और फार्म हाउस भी शामिल माना जाएगा। पर्चियां बंट जाने के बाद लाइट ऑफ कर दी जाएगी और सारे लोग कोठी और फार्म हाउस में छुप जाएंगे। इसके बाद कालित अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ेगा। खास बात यह है कि कातिल और जासूस को अपना किरदार पूरी तरह से पोशीदा यानी छुपा कर रखना होगा। रायना ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, कातिल के रोल के बारे में डिटेल में समझाइए। मेजर विश्वजीत ने समझाते हुए कहा, अंधेरे में कातिल को अपने शिकार की तलाश करनी है। वह जिसे भी चाहे अपना शिकार बना सकता है, इसलिए सभी को उससे खुद को बचाना होगा। कातिल जिसे भी पकड़ पाएगा उसे झूठ मूठ मारने की कोशिश करेगा। कातिल जिस पर हमला करेगा उसे चीख चीख कर सबको बताना होगा कि कालित अपना काम कर चुका है। इसके कुछ देर बाद लाइट जला दी जाएगी। मजेदार खेल है, रायना ने कहा। आगे का हिस्सा भी समझ लीजिए, मेजर विश्वजीत ने कहा। लाइट ऑन होने पर कत्ल होने वाला मरने का अभिनय करते हुए जमीन पर खामोशी से पड़ा रहेगा। उसे यह जाहिर नहीं करना है कि कालित कौन है। उसके बाद जासूस का काम शुरू होगा। उसे अपनी सूझबूझ से कातिल का पता लगाना होगा। और अगर जासूस ही कातिल का शिकार बन गया तो, रायना ने पूछा। लानत है ऐसे जासूस पर जो कातिल से खुद को न बचा सके, डॉक्टर दिनांक ठुकराल ने हंसते हुए कहा। दिनांक ठुकराल था तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक, लेकिन काफी खुशमिजाज और यारबाश आदमी था। महफिल में उसके होने भर से मस्ती बहने लगती थी। हालांकि आज वह रंग में नहीं था। खेल के नियम कायदे सबकी समझ में आ गए थे। रायना ने सभी मेहमानों की संख्या के हिसाब से पर्चियां बना ली। इनमें से एक पर्ची पर कातिल और दूसरी पर जासूस लिखा था। बाकी सारी पर्चियां खाली थीं। उसने सारी पर्चियों को एक हैट में मिक्स कर दिया। उसके बाद सभी से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा। आखिर में हैट में 2 पर्चियां बची रह गईं। एक पर्ची रायना ने उठा ली। दूसरी पर्ची उठाने वाले शख्स ने खेल में शामिल होने से क्षमा मांग ली। उसने कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह आराम करना चाहता है। इसके बाद वह उठकर एक कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद ही किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया और पूरी कोठी पर अंधेरे का राज कायम हो गया। लोग तेजी से सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर जाने लगे।
कुछ एक लोग कोठी से बाहर निकलकर फार्म हाउस में छिपने के लिए चले गए। कोठी के बाहर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कोहरा था। कोहरे भरी रातों में अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना होता है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। जो लोग बाहर गए थे उनके लिए यह कोहरा एक ढाल बन गया था। उन्हें तलाश कर पाना मुश्किल था। अलबत्ता उन्हें सर्दी का कहर झेलना था। तकरीबन हर किसी ने वाइन पी रखी थी और गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो किसी को सर्दी की ज्यादा फिक्र भी नहीं थी। 5 मिनट बाद ऐसा लग रहा था कि कोठी पूरी तरह से खाली पड़ी है। यहाँ कोई भी नहीं रहता है। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। कातिल का काम शुरू हो गया था। वह शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज अंधेरे में बहुत रहस्यमयी लग रही थी। हर कोई पूरी गंभीरता से इस खेल में शामिल था। अभी भी लोग दबे कदमों से चलते हुए सुरक्षित जगह की तलाश में लगे हुए थे। जाहिर बात है कोई भी कातिल के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। अचानक चर्रर की आवाज के साथ हाल का मेन गेट खुल गया और कोई बाहर निकल गया। दरवाजे की आवाज किसी भूती फिल्म की तरह मालूम हो रही थी। रहस्यमय आदमी, खेल में शामिल न होने वाला इकलौता शख्स कमरे में चला गया था। दिलचस्प बात यह थी कि न तो उसे किसी ने खेल में शामिल होने के लिए कहा था और न ही किसी ने उसका हाल ही पूछा था। बस मेजबान राजेश शरबतिया उसे उसके कमरे तक छोड़ने जरूर गया था। खेल में शामिल न होने वाले शख्स ने कमरे में जाने के बाद दरवाजा भेड़ दिया। उसने कहा था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कमरे में पहुंचकर उसने जरा भी आराम नहीं किया। वह किसी चिंता में डूबा बैठा सिगार पी रहा था। उसके कमरे में भी पूरी तरह से अंधेरा था। जब वह सिगार के कश लेता तो थोड़ी देर के लिए कमरे में हल्का सा उजाला हो जाता था। हालांकि कमरा जिस कदर बड़ा था उस लिहाज से यह रोशनी जुगनू की चमक जैसी नाकाफी ही थी। सिगार खत्म हो गई थी। उसने उठकर उसे ऐश ट्रे में बुझा दिया। इस अंधेरे में भी जैसे उसे सब नजर आ रहा था। वह बड़े आराम से मेज तक गया और उसने ठीक ऐश ट्रे में ही सिगार बुझाई थी। उसका हाथ जरा भी दाएं बाएं नहीं खिसका था। यह आराम कुर्सी थी और बेड से जरा हट कर रखी हुई थी। वह कुर्सी की पुष्ट से टेकर लगाकर शांत बैठा हुआ था। उसमें जरा भी जुम्बिश नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे पत्थर का बन गया हो। उसने आंखें खोल रखी थीं। रात काफी गुजर गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कोई दबे पाव कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजे को आहिस्ता से फिर से भेड़ दिया। वह दबे पाव चलते हुए बेड तक पहुंचा और फिर चुपचाप लेट गया। उसकी सांसें थोड़ा तेज चल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे काफी चलकर आया हो। अजीब बात यह थी कि कमरे में पहले से बैठे हुए शख्स पर इस गतिविधि का कोई असर नहीं हुआ। वह वैसे ही शांत बैठा हुआ था। नहीं उसने नजरें उठाकर आने वाली की तरफ देखा ही था। मौत का खेल का अंत क्या हुआ? वह रहस्यमय आदमी कौन था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए कुमार रहमान का जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।